दोस्तों, आज की कहानी है गीतू मीतू के प्रति सौतेली माँ का प्यार। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एक दिन पहले गुड़िया ने फ़ोन किया था। मम्मा, जाने क्यों पिछले कुछ दिनों से आपकी बहुत याद आ रही है। राजीव की 2 दिन की छुट्टी है, हम लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। मैंने रात को ही दही बड़े और आलू की कचौड़ियों की तैयारी करके रख दी थी। मेरी बेटी गुड़िया, दामाद राजू और दोनों नातने गीतू मीतू सुबह की ट्रेन से आ रहे थे। पर सुबह सुबह ही टेलीफोन पर समाचार आया कि जिस ट्रेन से वे लोग आ रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह खबर सुनते ही मैं गस खाकर गिर पड़ी और पूरा परिवार सख्ती में था। पति, बेटा और बहू सब अपने दुखों पर निमंत्रण रखकर मुझे संभाल रहे थे। मैं रह रह कर अपनी चेतना खो बैठती थी। चेतना जागृत होने पर यह क्रूर सच्चाई मेरे सामने थी कि मेरी गुड़िया अपनी अबोध गीतू मीतू और पति राजू को छोड़कर इस संसार से जा चुकी थी। समझाने वाले मुझे समझाते रहे, पर मैं यह मानने को कहाँ तैयार थी कि मेरी गुड़िया अब हमारे बीच नहीं है, और इसे स्वीकारने में मुझे बरसों लग गए थे। राजीव की आंखों में कैसा अजीब सा सूनापन उभर आया था, और वह दोनों नन्ही कलियां इतनी नादान थी कि उन्हें इसका एहसास तक नहीं था कि कुदरत ने उनके साथ कितना क्रूर खेल खेला है। उनकी आंखें अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते थक गई। आखिर में उनके मन में धीरे धीरे माँ की छब धुंधली पड़ते पड़ते लुप्त सी हो गई, और उन्होंने माँ के बिना जीना सीख लिया। दादी व बुआ के भरपूर लाड प्यार के बावजूद मुझे गीतू मीतू अनाथ ही नजर आती। कभी दोपहर में बालकनी में खड़ी हो जाती तो देखती नन्हे मुन्ने बच्चे रंग बिरंगी यूनिफॉर्म में सजे अपनी अपनी मम्मी की उंगली पकड़कर उछलते कूदते स्कूल जा रहे थे। उन्हें देखकर मेरे सीने में हुक सी उठती कि हाय, मेरी गीतू मीतू किसकी उंगली पकड़कर स्कूल जाएगी, किससे मचलेगी, किससे जिद करेगी कि मम्मी हमें टॉफ़ी दिला दो, हमें चिप्स दिला दो। और यही सब सोचते सोचते मेरा मन भर उठता था। जब से उड़ती उड़ती सी यह खबर मेरे कानों में पड़ी है कि राजीव की माँ अपने बेटे के पूर्ण विवाह की सोच रही थी, तो लगा किसी ने गरम शीशा मेरे कानों में डाल दिया है। कई लड़की वाले अपनी अधेड़ बेटियों के लिए राजीव को विधुर और 2 बेटियों का बाप जानकर सहज प्राय समझने लगे थे। राजीव की दूसरी शादी का मतलब था मासूम कलियों को विमाता के जुल्म व अत्याचार की आग में झोंकना। इस सोच ने मेरी बेचैनी को अपनी चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। अब राजीव के पुनर्विवाह को रोकना मेरे लिए पहला और सबसे अहम मकसद बन गया। मैंने अपनी चचेरी बहन, जो राजीव के घर से कुछ ही दूरी पर रहती थी, को सख्त हिदायत दे डाली कि किसी भी कीमत पर राजीव की दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए। कोई लड़की वाला राजीव या उसके घर परिवार के बारे में जानकारी हासिल करना चाहे तो उनकी कमियां बताने में कोई कोर कसर ना छोड़े। राजीव के साथ अपनी बेटी की शादी की इच्छा लेकर जो भी माता पिता मेरे पास उनके घर परिवार की जानकारी लेने आते, मैं उनके सामने उस परिवार के बुरे स्वभाव का कुछ ऐसा चित्र खींचती कि वह दोबारा वहां जाने का नाम नहीं लेते थे, और अपनी इस सफलता पर मैं अपार संतुष्टि का अनुभव करती थी। मेरे बहुत अनुरोध पर उस दिन राजू गीतू मीतू को मुझसे मिलाने ले आया। इस बार वह काफ़ी खींचा हुआ सा लग रहा था। बात बात में गीतू मीतू को छिड़क बैठता। पता नहीं मेरे कुछ चरकों से या किसी और वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, और वह एकाकी जीवन जीने का विवश था। मेरे समधन बार बार फोन पर मुझसे अनुरोध करती, बहन जी, कोई अच्छी लड़की हो तो बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखों के सामने राजीव का घर फिर से बस जाए। कल को बेटी सुधा भी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, तो इन बच्चियों को संभालने वाला कोई तो चाहिए ना। प्रकट में तो मैं कुछ नहीं कहती, पर मेरी गुड़िया के बच्चे को सौतेली माँ मिले, यह मेरे दिल को मंजूर न था।
आखिर तिनका तिनका जोड़कर बसाए अपनी बेटी के घोंसले को मैं और किसका होने देता, कैसे देख सकती थी। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें यह पता लग गया कि राजीव का घर बसाने के मामले में जड़ काटने का काम मैं खुद कर रही हूँ, तो उन्हें सतर्क होना ही था। और उनके सतर्क होने का नतीजा यह निकला कि राजीव ने अपनी सहकर्मी से विवाह कर लिया। इस मनहूस खबर ने तो मुझे तोड़ का होगा रख दिया। हाय, अब मेरी गुड़िया के बच्चों का क्या होगा। अब मैंने लगातार राजू और उसकी माँ को कोसना शुरू कर दिया। अब दिनों दिन मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। जाने कितनी सौतेली माँओं के क्रूरता भरे गुस्से मेरे दिमाग में कौहते रहते और एक पल भी मुझे चैन न लेने देते। मन ही मन में गीतू मीतू को सौतेली माँ की झिड़कियाँ खाते, पीटते और कई तरह के अत्याचारों को तस्वीर में ढालकर देखती रहती और अपनी बेसब्री पर खून के आंसू रोती। उस दिन मैं घर में अकेली ही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने जो खड़ा था उसे देखकर मेरी त्योरियां चढ़ गई। मैं तो दरवाज़ा ही बंद कर लेती, पर बगल में मुस्कुराती गीतू मीतू को देखकर मैं अपने गुस्से को पी गई। राजीव ने नमस्ते की और उसके साथ जो औरत खड़ी थी उसने भी कुछ संकुचाते हुए हाथ जोड़कर नजरें झुका ली। राजीव ने कुछ अपराधी मुद्रा में कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कीजिएगा कि आपको बिना बताए मैंने फिर से विवाह कर लिया। मैं तो यहाँ आने को संकोच का अनुभव कर रहा था, पर नेहा की जिद की वह आपसे मिलकर आपका आशीर्वाद जरूर लेगी। मैंने क्रोध भरी नज़रों से नेहा को देखा, पर उसके होठों पर सरल मुस्कान खेल रही थी। उसने अपने सिर पर गुलाबी साड़ी का पल्लू डाला और मेरे चरण स्पर्श करने को झुकी और उसे आशीर्वाद देना तो दूर, मैंने अपने कदमों को पीछे खींच लिया। नेहा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। शायद वह इसके लिए तैयार थी। बहुत दिनों बाद गीतू मीतू को अनायास ही अपने पास पाकर अपनी ममता लुटाने का जो अवसर आज मुझे मिला था, उसे मैं किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इसलिए मजबूरी बस सबको अंदर आने के लिए कहना पड़ा। राजू तो बिना कहे ही सोफे पर बैठ गया और अपने माथे पर उभर आए पसीने को रुमाल से जज्ब करते हुए कहीं खो सा गया। गीतू मीतू ने खुद को टेलीफोन देखने में व्यस्त कर लिया, पर नेहा थोड़ी देर ठिठकी से खड़ी रही। फिर स्वयं रसोई में जाकर सबके लिए पानी ले आई। उसने सबसे पहले पानी के लिए मुझसे पूछकर मैंने बड़ी रुखाई से मना कर दिया। उसने गीतू मीतू और राजू को पानी पिलाया और फिर खुद पिया। इसके बाद मेरे रूखे व्यवहार की परवाह न करते हुए वह मेरे पास ही बैठ गई। पानी पीकर राजू अचानक उठकर बाहर चला गया। उसके चेहरे से मुझे लगा कि शायद यहाँ आकर उसके मन में मेरी गुड़िया की याद ताज़ा हो गई थी। पर अब क्या फ़ायदा। मेरी गुड़िया से यदि वह इतना ही प्यार करता था तो उसका स्थान किसी और को क्यों देता, और उस पर से मुझसे मिलाने के बहाने मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उसे यहाँ ले आया है। मेरी सोच की लकीरें मेरे चेहरे पर शायद उभर आई थी। तभी नेहा उन लकीरों को पढ़कर अपराध बोध से पीड़ित हो उठी। अगले ही पल नेहा ने अपने चेहरे को अपराध भाव को उतार फेंका और सहज होकर पूछने लगी, माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है शायद, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। राजू बाहर से अपने को सहज कर वापस आ गया। गीतू मीतू दौड़ती हुई राजीव के गोद में चढ़ गई। नेहा चाय और रसोई के डिब्बे में से ढूंढकर बिस्किट नमकीन भी ले आई। सबसे पहले उसने चाय मुझे ही दी। न चाहते हुए भी मुझे चाय लेनी पड़ी। मीतू अचानक राजीव की गोद से उतरकर नेहा की गोद में बैठ गई। बिस्किट कुरकुराती मीतू बार बार नेहा से चिपकी जा रही थी और नेहा उसके माथे पर बिखर आई लटों को पीछे करते हुए उसका माथा सहला रही थी। मीतू का इस तरह दुलार होता देख
गीतू भी नेहा की गोद में जगह बनाती हुई चढ़ बैठी और नेहा ने उसे भी अपने अहम से समेट लिया तो गीतू मीतू दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। पता नहीं उनकी हंसी मेरे रोने का सबब क्यों बन गई। मैं आंखों के कोरों में झलक आए आंसू को कतई न छिपा सकी। तभी नेहा ने दोनों बच्चों को गोद से उतारकर आंखों ही आंखों में राजू को जाने का इशारा किया कि वह दोनों बच्चे को लेकर बाहर चला गया। नेहा खाली हो गया कप जो अभी भी मेरे हाथों में ही था को लेकर सारे बर्तन समेट रसोई में रख आई और मेरी एकदम करीब आकर बैठ गई। फिर मेरे हाथों से अपने कोमल हाथों में लेकर जैसे मुझे आश्वस्त करती हुई बोली, माँ जी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। आपने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया है और मैं यह भी जानती हूँ कि मूल से ब्याज ज़्यादा प्यार होता है। आप बेहद आशंकित हैं कि कहीं सौतेली माँ आकर आपकी नातिनों को अत्याचार करना न शुरू कर दे और उनके पिता को उनसे दूर न कर दे। मेरा विश्वास कीजिए माँ जी, जब यह बात मुझे पता चली तो मैंने मन में यह ठान लिया कि मैं आपसे मिलकर आपकी आशंका ज़रूर दूर करूँगी। सभी ने तो मुझे रोका था कि आप पता नहीं मुझसे कैसे पेश आएंगी, लेकिन मुझे यह पता था कि आपका वह व्यवहार बच्चों की असुरक्षा की आशंका से ही प्रेरित होगा। मेरे हाथों पर नेहा के कोमल हाथों का हल्का सा दबाव बढ़ा और थोड़ा रुककर उसने फिर कहना शुरू किया, माँ जी, आप अपने दिल से यह डर बिल्कुल निकाल दीजिए कि मैं गीतू और मीतू के साथ बुरा सुलूक करूँगी। आप निश्चिंत होकर रहिए ताकि आपका स्वास्थ्य सुधर सके। नेहा ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर मेरा कंधा थपथपाया और मेरी आंखों से झांकती हुई बोली, माँ जी, मेरी विनती है कि मुझे भी आप अपनी बेटी जैसी ही समझें। मेरा आपसे वादा है कि आप बच्चों से मिलने को नहीं तरसेंगी। हम उन्हें आपसे मिलाने लाते रहेंगे।